हेलो दोस्तों, कैसे हो? राम राम सभी को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग का चैनल अपने यूट्यूब पे, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग होती क्या है। कंप्लीट चीज़, किसी को कुछ भी डाउट हो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग से रिलेटेड मेरे को ईमेल कर सकता है। मैंने अपना ईमेल अबाउट में दे रखा है और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के। तो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग एक्चुअल होती क्या चीज़ है? इंडिया में आज ये इतने हाइप पे क्यों है मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग? अगर मैं सजेशन दूँ, आप कोई से भी फील्ड में हो, कोई सा भी आप कर रहे हो कोर्स, आपको लग रहा है कि नहीं आगे कुछ नहीं बन रहा, तो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग ज्वाइन करो। एक तो जो डेली चैलेंजेस है ना इसके अंदर, ये डिनाइल सोल्व करने हैं। देखो, एक दो चीज़ें होती हैं। एक जो जॉब को जॉब की तरह समझता है, या जो एक को अपना जॉब स्मूथ करना है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मेहनत कर ली है, इसीलिए। तो अगर आपको मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग का अगर एक स्मूथली प्रोसेस अपने आप चलाना है ना अपनी जॉब में, तो उसके लिए मैं आपको आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना कोर्स। इसके अंदर हर छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी चीज़, हर किसी भी टाइप का डिनायल हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। विद सॉफ्टवेयर, विद एग्जांपल, विद प्रूफ ऑफ पेमेंट तक सिखाऊंगा कि पेमेंट कैसे आ रही है, उस पर डिनाइल है, क्या सोल्व करना है, क्या नहीं सोल्व करना। तो आज बस मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। मेडिकल बिलिंग कोडिंग, सबसे पहली बात तो इंडिया का प्रोसेस नहीं है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये है अमेरिका का सबसे मेन, जो हेल्थ केयर की शुरुआत हुई है मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग की, अमेरिका से स्टार्ट हुई है। आज धीरे धीरे आउटसोर्सिंग हो रहा है। इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, सबको पता है कि मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग क्या होती है, कितना ही अच्छी इंडस्ट्री है, कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको में, और कितना पैसा है। सबसे ज़्यादा तो सबसे बड़ी बात, पैसा कितना, बहुत पैसा है, अंधाधुंध पैसा है। अगर आपकी खुद की मेडिकल बिलिंग एंड कंपनी है तो आप अंधा पैसा कमा सकते हैं। बाकी जॉब में ठीक है, इन केस हर अगर किसी और इंडस्ट्री से एक बेस्ट इंडस्ट्री मुझे ये लगती है जो कभी डाउनफॉल में नहीं जाती। डाउनफॉल में ये और चढ़ जाती है ऊपर, क्योंकि मेन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हेल्थ केयर जितना डाउन जाएगा ये उतना ही ऊपर चढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा मेडिकल बिलिंग कोडिंग क्या होती है। मेडिकल बिलिंग कोडिंग जैसे मैंने बताई दिया कि यूएस का प्रोसेस है, अपने इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है इसका। ये यूएस के हेल्थ केयर के ऊपर है। जैसे इंडिया में व्हीकल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होती है, वैसे यूएस के अंदर हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होती है, मैंडेटरी है, वहाँ पे लेनी ही लेनी है आपने। जब आप यूएस के सिटीजन ना हो और आप सिटीजनशिप है यूएस की, तो आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसमें तीन ही पार्ट होते हैं, पेशेंट, डॉक्टर और इंश्योरेंस। और ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं सिखाऊंगा कि खज्जल हो जाओगे आप। धीरे धीरे जब आपको फर्स्ट क्लियर होएगा, देन आप खुद ही एक्सपेंड करते जाओगे अपनी नॉलेज। मेरे को कुछ समझाने की ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी। बस मैं बेसिक चीज़ें जो क्लियर होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग जॉब तो कर रहे हैं कि मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में जॉब करते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं ऑथराइजेशन क्या होती है, क्यों लेते हैं, क्यों ज़रूरी है, पेशेंट का डॉक्टर से लेना देना क्या होता है, डॉक्टर इंश्योरेंस का लेना देना क्या होता है, पेशेंट इंश्योरेंस का लेना देना क्या है। तो फर्स्ट आज मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, ठीक है। तो तीन पार्ट रखे मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसाया आपको कि आपको नज़ारा आए पढ़ने में, समझने में। मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में तीन पार्ट हो गए, पेशेंट, डॉक्टर और इंश्योरेंस। अब डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर को सारी इंश्योरेंस गाइडलाइन नहीं पता होती, वो बंदे हायर करता है। इसके लिए प्रॉपर स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इंडिया में भी हैं, बट इंडिया में कोई प्रॉपर स्कूल एंड कॉलेजेस नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। AAPC की एक वेबसाइट है, आप जाके पढ़ो, आपको पता लगेगा। बाकी मैं उस वेबसाइट के बारे में बताऊँगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए अगर आप सोच रहे हो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग का कोर्स करने के लिए। तो फर्स्ट, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को इतना टाइम नहीं है कि वो अब कल्ले कल्ले पेशेंट की इंश्योरेंस वेरीफाई करेगा, या उसको क्या क्या सर्विस चाहिए, क्या क्या आइटम चाहिए, वो वेरीफाई करता बैठेगा। नहीं, वो बंदे हायर कर लेता है जो कि मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में परफेक्ट हैं, या कंपनीज हायर करता है, अपना काम देता है कि मेरा ये काम है, मैं इस आइटम में डील करता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपना मेन काम क्या होता है, पेमेंट लाना। मेन काम है पेमेंट। मैं आपको देसी तरीके से समझाऊंगा कि मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग देसी तरीके से समझ भी सकते हैं कि नहीं। आप खुद ही बोलोगे मुझे मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग आ गई, पता भी नहीं लगा, ठीक है। तो देसी तरीके से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल चिल होके बैठो।
कोई इतनी लोड लेने की बात नहीं कि ऑथराइजेशन क्या होती है, या आप स्टिल काम कर रहे हो या आप जॉब का सोच रहे हो, तो आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट डॉक्टर इंश्योरेंस 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, ठीक है 3 पार्ट हैं। तो पेशेंट डॉक्टर इंश्योरेंस, सबसे पहले फर्स्ट, पेशेंट क्या होता है। पेशेंट को अगर सपोज आज मैं बीमार हूँ या मेरे को ट्रीटमेंट लेनी है, मेरे को कुछ कंसल्टेंट करनी है कि भी मेरे को ये डायग्नोस हो रहा है या मेरे को ये बीमारी है, मुझे इसके लिए कुछ कंसल्ट करना है, कुछ भी है, पेशेंट क्या करता है अपना डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर को, जैसे सबसे पहली बात पीसीपी आता है। पीसीपी और स्पेशलिस्ट क्या चीज़ होती है। पीसीपी एज लाइक जो अपना बंगाली डॉक्टर है इंडिया में, सीधी सी बात है। पीसीपी क्या होता है, जो बंगाली डॉक्टर पूरे शरीर का इलाज कर देता है। स्पेशलिस्ट क्या चीज़ें होती है, जो हर पर्टिकुलर पार्ट के, बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर पार्ट की जो एक सिंगल पार्ट की ट्रीटमेंट देगा ना आपको, वो स्पेशलिस्ट होता है। और पीसीपी बंगाली डॉक्टर, इतना सा ध्यान रखो। मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग के अंदर पीसीपी और स्पेशलिस्ट क्या चीज़ होती है, बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। ठीक है, पेशेंट को अगर सपोज कुछ लोड है, कुछ नीड है कि भाई हाँ क्या चाहिए उसको, उसने ट्रीटमेंट लेना है, कुछ भी कंसल्ट करना है, उसने अपना इन्फॉर्मेशन एंटर करी, प्रोवाइडर के वेबसाइट पे जाके को ऑफिस में कॉल कर दिया कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए इस दिन का, या मेरे को ये ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक है, तो जो उनके फ्रंट डेस्क रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सीएसआर होते हैं, फ्रंट डेस्क नर्स भी बोलते हैं उसको, तो वो क्या उससे इंश्योरेंस के इन्फॉर्मेशन ले लेगी, भाई तेरे पे कौन सी इंश्योरेंस है, क्या तेरे पे कौन सी इंश्योरेंस है, क्या क्या मेरे को चीज़ें बता दे। बस उसने जो नॉर्मल चीज़ें लेनी उसने ले ली। सबसे पहले लेगी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन और उसको क्या डायग्नोस है, क्या ट्रीटमेंट चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद ये जैसे रिक्वायरमेंट आ गई उसकी कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन, उसने आइटम कौन सी लेनी, क्या रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्ट कौन सा लेना। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगी, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन ले लेगी। ठीक है, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन लेके वो सिस्टम में एंटर करेगी और अपने जो वेरिफिकेशन टीम होगी उसके भेज देगी। ठीक है, कि वेरिफिकेशन टीम कि भाई इसको वेरीफाई करो कि इसको ये ट्रीटमेंट चाहिए, तो तुम ये हमारी इंश्योरेंस कवर्ड भी करेगी कि नहीं। उसको सीपीटी या हिकपिक कोड कह सकते हैं। अगर फिजिशियन है तो नॉर्मल होता है। सीपीटी में और हिकपिक कोड में डिफरेंस क्या है, सीपीटी फिजिशियन यूज करता है, बस ये ध्यान रखो। सीपीटी कोड फिजिशियन, लेबोरेटरी या सर्जरी सेंटर वाले ही यूज करते हैं। और हिकपिक कोड डीएमई प्रोडक्ट यूज करता है, जो डीएमई में काम करता है ना, या आप में से कोई जो डीएमई में काम कर रहा होगा उसको पता है कि हिकपिक कोड क्या होता है और सीपीटी कोड क्या होता है। सीपीटी कोड फिजिशियन के लिए, हिकपिक कोड डीएमई सप्लायर के लिए, बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना इसमें। बाकी डिटेल में आगे आगे पता लगता रहेगा क्या क्या चीज़ है। उसके बाद उसने कोड लिख दिया कि सपोज उसने लिख दिया कि भाई मेरे को हिकपिक कोड उसकी चाहिए कि, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, व्हील चेयर का चाहिए। व्हील चेयर का कोड एक K1 लेता हूँ, ज़्यादा बहुत कोड होते हैं व्हील चेयर के। ठीक है, K001 लेता हूँ मैं। K001 एक स्टैंडर्ड व्हील चेयर का कोड है। उसने कोड ले लिया K001, इसको मैं थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ। जैसे उसने कोड ले लिया K0001, स्टैंडर्ड व्हील चेयर का कोड है K001 स्टैंडर्ड व्हील चेयर। ठीक है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ध्यान में घुस जाए आपके कि K0001 क्या होता है, स्टैंडर्ड व्हील चेयर का कोड होता है। ठीक है, अब मेरे पे व्हील चेयर आ गई कि ठीक है पेशेंट को व्हील चेयर चाहिए थी, व्हील चेयर मेरे पे आ गया। मैं अगर इंश्योरेंस वेरिफिकेशन टीम में हूँ कि मेरे पे व्हील चेयर आ गया कि पेशेंट को व्हील चेयर चाहिए थी, तो मैंने कोड लिखा अपना और मैं सबसे पहले इंश्योरेंस को कॉल करूँगा, जो भी इंश्योरेंस होगी उस पर। इंश्योरेंस टाइप कितने होते हैं अभी इंट्रो दूंगा, वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरा और पूरी कंप्लीट वीडियो देखना कि कैसे वेरिफिकेशन होती है, कैसे ऑथराइजेशन होती है, कैसे बिलिंग होती है, बेनिफिट के कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ टोटल। ठीक है, तो अब व्हील चेयर कोड लिख दिया मैंने। उसके बाद चलो व्हील चेयर कोड लिख दिया मैंने, इंश्योरेंस से कॉल करी नॉर्मल। इंश्योरेंस काम कैसे करती है जो मैंने बता ही दिया कि बाहर हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस, जो भी सिटीजन है यूएस का उसको लेनी ही पड़ती है सिटी। ठीक है, मैंने व्हील चेयर के लिए कॉल करी इंश्योरेंस को, नॉर्मल किसी भी। इंश्योरेंस के टाइप कितने होते हैं उससे पहले मैं इंश्योरेंस टाइप बता देता हूँ। इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की इंश्योरेंस होती है। कमर्शियल, मैं रुक जाओ 1 मिनट लिख भी दूँ तुम्हारे लिए। 4 टाइप की इंश्योरेंस होती है, लिख दी मैंने। फर्स्ट होती है मेडिकेयर। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकेयर। अगर आपको मेडिकेयर आती है तो रेयर है कि आपको कोई डिनाइल समझना है या आप कभी कंफ्यूज हो जो इंश्योरेंस की गाइडलाइन। नेक्स्ट मेडिकेड, उसके बाद कमर्शियल, उसके बाद वर्कर कॉम्प। चारों में डिफरेंस क्या है? मेडिकेयर गवर्नमेंट इंश्योरेंस होती है जो कि आपकी सेंटर से अप्रूव होती है, मतलब सेंटर की जो भी यूएस का सिटीजन है या जो भी है, अगर वो यूएस का बंदा है तो उसको मेडिकेयर मिलनी है। मेडिकेयर के क्राइटेरिया होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सर्विस लेते ना, हमें स्कीम में मिलती है, गवर्नमेंट हमारी देती है, मोदी सरकार। तो वैसे ही बाहर की गवर्नमेंट है, अगर आप वहाँ के हो नागरिक तो आपको मेडिकेयर मिलेगी। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट 65 ईयर्स आप होने चाहिए। अगर आप 65 साल के हो तो ही मेडिकेयर मिलेगी। सेकंड, आपका यूएस सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। अगर आप यूएस के बंदे नहीं हो तो मेडिकेयर इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बस यूएस के बंदों के, जैसे इंडिया में, अगर इंडिया में किसी को राशन लेना या कुछ भी जो सिटीजनशिप होती है वो आपको इंडिया में होना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी सर्विसेज, वरना नहीं मिलेगी। ऐसे ही बाहर का, जैसे अगर आपको मेडिकेयर चाहिए तो आपको एक तो 65 साल का होना ज़रूरी है और दूसरा यूएस का बंदा होना ज़रूरी है। ठीक है। थर्ड होता है लास्ट रेनल डिसीज़। लास्ट रेनल डिसीज़ होती है कि जैसे लास्ट स्टेज चल रहा है किसी भी बीमारी का, वो मेनली तो कैंसर होता है, लंग कैंसर हो गया, किडनी कैंसर है, ब्रेन कैंसर है। अगर लास्ट स्टेज पे हो तो आपको मेडिकेयर मिल जाएगी। उसमें फिर आपका एरिया क्राइटेरिया मैट नहीं करता, बस आपको यूएस का सिटीजन होना ज़रूरी है। ठीक है। उसमें आपकी एज क्राइटेरिया मैटर नहीं होती, फिर वो एज नहीं देखते। फिर अगर आप लास्ट रेनल डिसीज़ पे तो आपको डायरेक्ट मेडिकेयर देंगे। बस आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप लास्ट रेनल, उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी फिजिशियन के डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगेंगे। ठीक है। मेडिकेयर ये है बस। मेडिकेयर में आप पेशेंट को बिल कर नहीं कर सकते जब तक आपको गवर्नमेंट ना बोले, या जब आप क्लेम बिल करोगे ना मेडिकेयर को, तो आपको वो लिख के भेजेगी PR डिनाइल। PR का मतलब होता है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ध्यान रखना, PR आगे बहुत काम आएगा। PR होता क्या? PR होता है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेडिकेयर ने अपने रेमिटेंस, क्या चीज़ होती है? रेमिटेंस होती है क्लेम इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो आपने क्लेम सबमिट करना उसके रिगार्डिंग आपको एक, जब इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करती है तो आपको एक लेटर भेजती है कि हमने ये क्लेम प्रोसेस कर दिया। उस क्लेम के साथ क्या हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस एक कागज़ पे लिखी हुई होती है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। जो इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस किया, जो उसको इन्फॉर्मेशन भेजी है, वो एक रेमिटेंस है जो लेटर हेड पे अपना भेजा है, वो रेमिटेंस भी होते हैं। उसी को EOB, ERA, ये डिफरेंस टाइप ऑफ है, बट मतलब ये की चीज़ है कि जो इंश्योरेंस ने प्रोसेस किया वो अपने लेटर हेड पे भेजा है आपको, वो रेमिटेंस, RA वगैरह सब वही चीज़ है। मेडिकेयर में लिखा होता है अगर आपको PR डिनाइल चाहिए तो उसके भी क्राइटेरिया हैं, PR डिनाइल कैसे ले सकते हैं। ठीक है। बस ये ध्यान रखना, मेडिकेयर जब तक ना बोले आप पेशेंट को बिल नहीं कर सकते। मेडिकेड क्या चीज़ होती है? मेडिकेड मोस्ट ऑफ द केस में BPL को दी जाती है। BPL का मतलब सेम ही है जो इंडिया में है, गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पावर्टी लाइन। ठीक है। मेडिकेड स्टेट गवर्नमेंट देती है, ना कि सेंटर देती है, ये ध्यान रखना। कई बेनिफिट होते हैं जो, जैसे हरियाणा की बेनिफिट मिलेगी, जो हरियाणा का बंदा उसी को मिलेगा, पंजाब वाले बंदे को नहीं देगा। पंजाब में अब अपने अलग बंदों को वो देती है सर्विसेज, हरियाणा वाले अलग देते हैं। ठीक है। मेडिकेड मीन्स BPL, बस ध्यान रखना कि बिलो पावर्टी लाइन, आप मेडिकेड में पेशेंट को बिल नहीं कर सकते। मेडिकेड में भी प्लान्स होते हैं, टाइप ऑफ बेनिफिट होते हैं, उसके अंदर भी क्राइटेरिया होते हैं आप पेशेंट को बिल मार सकते हैं। वो बताऊंगा किस केसेस में है, वो आपको प्लान वेरीफाई करने पड़ेंगे पूरे प्रॉपर, ये चीज़ ध्यान रखना। कमर्शियल, सीधी सी बात है, कमर्शियल मतलब प्राइवेट। कमर्शियल मतलब प्राइवेट, सीधी सी बात। ठीक है। मेडिकेयर पता लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, पूरे यूएस में अप्लाई होगा। कहीं एक सिंगल, जो भी यूएस की बाउंड्री जहाँ तक है, हर सिटीजन को मेडिकेयर दी जाएगी। मेडिकेड हर स्टेट गवर्नमेंट देती है, कैलिफोर्निया अलग देगी, ओहायो अलग देगी, वर्जीनिया अलग देगी। ठीक है। ठीक है। टेक्सास अलग देगी, फ्लोरिडा अलग देगी, सब 50 स्टेट हैं यूएस के अंदर। तो हर स्टेट की मेडिकेड अलग होती है, मेडिकेड की अलग बिलिंग होती है, अलग पोर्टल है, उनके अलग गाइडलाइंस है। कई मेडिकेड एक चीज़ कवर करती है, दूसरे स्टेट की मेडिकेड वो चीज़ नहीं कर सकती। कई क्वेश्चन होते हैं कि एक प्रोवाइडर मल्टीपल स्टेट में बिलिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल मेडिकेड के साथ बिलिंग कर सकता है, बट उसको क्या होना पड़ेगा, वहाँ के लिए इनरोलमेंट होना पड़ता है कि उसको स्टेट के साथ इनरोलमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट भर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्टेड है वो वहाँ के लिए, वो वहाँ बिल कर सकता है। अगर प्रोवाइडर टेक्सास का है तो फ्लोरिडा में बिल कर सकता है, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है।
मेडिकेयर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मेडिकेड आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिलता है, जिनकी सैलरी कम होती है। उसके भी बहुत केसेस हैं, बहुत टाइप्स हैं कि मेडिकेड कितने टाइप की होती है, ठीक है, बताऊंगा धीरे धीरे, अभी इतना लोड लेने की लोड नहीं। कमर्शियल सीधी प्राइवेट इंश्योरेंस होगी, कमर्शियल के अंदर हज़ारों इंश्योरेंसेज होती हैं, ठीक है, कमर्शियल के अंदर हज़ारों इंश्योरेंसेज हैं, हज़ारों टाइप की इंश्योरेंसेज हैं। मोस्ट ऑफ द केस क्या चलते हैं इंश्योरेंस, BCBS, एटना, USC और सिग्ना, ये फेमस इंश्योरेंसेज हैं, USC, सिग्ना, एटना और BCBS इंश्योरेंस। BCBS भी हर स्टेट में है, उसमें भी बताऊंगा कैसे, मतलब BCBS पे सबसे मेन काम होता है। जो भी बंदा BCBS के लिए काम कर रहा है ना, जो DME पे काम करता होगा, या जो आप सोच रहे हो कि BCBS है क्या, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, ये एक ऐसी इंश्योरेंस है जो हर स्टेट में है। इसके टाइप्स भी है BCBS में, एंथम है, फेडरल है, ब्लू शील्ड प्लान है, कैलिफोर्निया प्लान है, बहुत चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। वर्कर कॉम्प, जहां आप काम कर रहे हो, बस वर्क प्लेस, ठीक है, जहां आप काम कर रहे हो वो कमर्शियल इंश्योरेंस वर्कर कॉम्प इंश्योरेंस है, जहां आप काम कर रहे हो वो कंपनीज भी आपको इंश्योरेंस देती है, ठीक है। मेडिकेयर में आप पेशेंट को बिल कर सकते हो, जब मेडिकेयर बोलेगी, वो PR के साथ भेजेगी आपको पेशेंट को बिल कर। मेडिकेयर में नहीं कर सकते, कमर्शियल में एलिजिबल होता है। अगर पेशेंट एलिजिबल है प्राइवेट इंश्योरेंस लेने को, तो आप एलिजिबल हो उसको बिल करने के लिए। अगर उसकी इंश्योरेंस मना कर रही है, हम पे नहीं करेंगे, आंख बंद करके उसको बिल कर सकते हो। नोटिफाई कराना पड़ता है, बस आपने नोटिफाई करा दिया कि हाँ भी तेरी सर्विस तेरी इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही, हम तुझे बिल कर रहे हैं, बस बात खत्म। वर्कर कॉम्प में पेशेंट की लाइबिलिटी 0 होती है, क्योंकि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे उसकी चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, जो वर्क रिलेटेड इंजरी होती है उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 होती है। वो उसकी इंश्योरेंस पे, उसका जो एम्प्लॉयर है, जो जहाँ पे काम कर रहा है, वो पे करेगी इंश्योरेंस को, बंदा पे नहीं करेगा, पेशेंट पे नहीं करेगा, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज कर दूँ और नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कोड बता दिया आपको, उसने कोड लिख दिया कि मेरे कोड क्या चाहिए, इंश्योरेंस बता दी, वो अपनी इंश्योरेंस भर देगा कि मेरे पे मेडिकेयर है, मेडिकेड है, कमर्शियल है या वर्कर कॉम्प इंश्योरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम होता है वेरिफिकेशन करना। अब पेशेंट ने लिख तो दिया कि मेरे को व्हील चेयर चाहिए, अब मेरे को ये भी तो वेरीफाई करना है कि उसमें जो उसकी उसने मेरे को इंश्योरेंस भेजी है, कि उसने मेरे को मेडिकेयर भेजी है, कमर्शियल भेजी है, मेडिकेड भेजी है, कि कमर्शियल में कौन सी इंश्योरेंस भेजी है, वो चेक भी तो करना है कि उसका K001 कवर्ड भी है उसके अंदर कि नहीं। अब आंखें बंद करके दोगे तो वो डिनाइल ही आएगा। तो कभी भी अगर जो भी वेरिफिकेशन का काम करता है उसमें ध्यान रखना, वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट है। अगर K001 आपने गलत वेरीफाई कर दिया ना, तो इसकी पेमेंट कभी नहीं आ सकती, वो डिनाइल पर डिनाइल ही बच जाएगा, और आपके एक गलती से प्रोवाइडर की पेमेंट गई। कभी जॉब को जॉब की तरह नहीं, पेमेंट के लिए काम करो। मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग में बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत चीज़ें मज़ा आता है जब आपके डिनाइल पे पेमेंट आ रही होती है ना, तो मज़ा आएगा। जो भी फ्रेशर देख रहा है, तो आपको जब अपने डिनाइल पे काम करोगे और बाद में फॉलोअप करोगे तो पेमेंट आ गई, मज़ा आता है फिर उस टाइम, फिर लगता है हाँ भी कुछ सीखा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, देसी तरीके हैं बिल्कुल। तो हमने K001 आ गई, तो अब उसके लिए वेरीफाई करेंगे, हम इंश्योरेंस का कॉल करते हैं, जो भी इसकी इंश्योरेंस है। हमने कमर्शियल है कि एटना आ गई, उसकी इंश्योरेंस फ़ोन मारेंगे एटना पे कि भाई एटना इंश्योरेंस को कॉल करे। एलिजिबिलिटी टीम में गए, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन उनका IVR बोलेगा, सुन लेना। वेरिफिकेशन टीम में गए, वेरीफाई करा कि वो नॉर्मल पूछे कि एटना पेशेंट की ID क्या है, सब्सक्राइबर ID, पॉलिसी ID, इंश्योरेंस ID, सब कुछ एक ही चीज़ होती है जो कि पेशेंट है, ठीक है। तो बस उसको एटना मेंबर ID वगैरह देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ देंगे, वो 3 चीज़ें मांगेगी, ID, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बस और कुछ नहीं मांगती। कभी कोई इंश्योरेंस एड्रेस मांग लेती है तो ठीक है, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में एड्रेस नहीं मांगती पेशेंट को। तो बस फिर आपका प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन मांगेगी, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन दो, कौन सी टैक्स ID, NPI क्या है, ये भी बताऊंगा टैक्स ID NPI क्या होती है। बस अभी ये याद रखो कि हमने कॉल करी, इस ऑफिस से बोल रहे हैं, हमने हमेशा प्रोवाइडर के बिहाफ पे कॉल करनी होती है, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी में काम कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी ने अथॉरिटी है कि डायरेक्ट, जैसे सपोज अभी कंपनी का ABC नाम है, तो अगर आप पे अथॉरिटी है कि मैं डायरेक्ट अपनी कंपनी का नाम ले सकते हैं, तो आप अपनी कंपनी का लाभ लो, नहीं तो हम डायरेक्ट जिस प्रोवाइडर के लिए हम काम कर रहे हैं उस प्रोवाइडर के बिहाफ पे हम कॉलिंग करते हैं बस। अगर वो पूछेगा कि आप किस प्रोवाइडर से बोल रहे हो, तो सीधा जो भी प्रोवाइडर पे आप काम कर रहे हो उस प्रोवाइडर का नाम लो, उसकी टैक्स ID NPI दो, फ़ोन नंबर वगैरह एड्रेस वेरीफाई कर लेंगे, और नहीं कुछ करते वो, ठीक है।
तो अब बेनिफिट वेरीफाई करने, एलिजिबिलिटी और बेनिफिट में डिस्क्रिप्शन, मतलब एलिजिबिलिटी और बेनिफिट में डिफरेंस क्या होता है आपका। एलिजिबिलिटी बस ये चीज़ होती है कि वो पेशेंट एलिजिबल है, एलिजिबल मीन्स कि उसकी पॉलिसी एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, बस एलिजिबिलिटी की मतलब ये होता है। अब बेनिफिट क्या चीज़ होती है, बेनिफिट होते है कि उस आइटम से अगर मैंने K001 लेना है तो इस आइटम के लिए उसके पास बेनिफिट है, क्या इंश्योरेंस प्रोवाइडर को पे करेगी, K001 के लिए नहीं पे करेगी। ये बेनिफिट चीज़ होती है। बेनिफिट में पार्ट होता है जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे, कि डिडक्टेबल क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है, को इंश्योरेंस स्कोप है। ये 4 पार्ट होते हैं बेनिफिट के, बस इससे बाहर नहीं होता कुछ, ठीक है। डिडक्टेबल अगर मैं कुछ बताऊँ आपको, डिडक्टेबल कोई है नहीं, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है डिडक्टेबल की। कोई बंदा बोल रहा है कि डिडक्टेबल ये चीज़ होती नहीं होती, कुछ डिडक्टेबल का मतलब ही नहीं है। डिडक्टेबल एक फिक्स अमाउंट है। अगर मैं आपको गूगल पे दिखाऊँ ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिडक्टेबल, मीनिंग ऑफ डिडक्टेबल इन हेल्थ केयर इंश्योरेंस, द सम ऑफ मनी यू एग्री अपॉन टू बी पेड टुवर्ड्स योर कवर बिफोर यू बिगिन टू मेक क्लेम ऑन योर इंश्योरेंस। इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। डिडक्टेबल का मतलब कोई कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट है। सपोज आपने $1000, आपके जब आपने पॉलिसी परचेज करी, $1000 आपके सेल, जो आपको सेल कर रहा है पॉलिसी, जो आपको बेच रहा है, उसने बोल दिया कि $1000 आपका डिडक्टेबल होगा। जब तक आप ये पे नहीं करोगे इंश्योरेंस आपके लिए पैसे देना स्टार्ट नहीं करेगी। ये चीज़ होती है। जो लो डिडक्टेबल होते हैं, जिनके 500 डिडक्टेबल होते हैं, 400, जितना डिडक्टेबल कम होगा उतना हाई प्लान होता है, वो उतना प्रीमियम उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसका कम डिडक्टेबल है उसका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा डिडक्टेबल है उसका प्रीमियम उतना ही कम होता है। क्योंकि डिडक्टेबल जो होती है वो पेशेंट के, ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई है ना, डिडक्टेबल, आउट ऑफ पॉकेट, को इंश्योरेंस और कोपे, ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। अगर आपके क्लेम में डिडक्टेबल लिखा हुआ आ गया कि डिडक्टेबल है, आंख बंद करके पेशेंट को बिल मार देना, कुछ पूछने की लोड़ नहीं किसी भी अपने सीनियर से, कुछ भी। अगर लिखा हुआ आ गया डिडक्टेबल है तो वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पे मतलब आप पे है ना कि मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ, आप पे अथॉरिटी है पोस्टिंग करने की, तो आप डायरेक्ट पेशेंट को बिल मार सकते हो, कोई आपको बोलने वाला नहीं, क्योंकि आपके पास ऑन प्रूफ है कि डिडक्टेबल लगा हुआ है, ठीक है। तो डिडक्टेबल पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आउट ऑफ पॉकेट भी पेशेंट के। डिडक्टेबल और आउट ऑफ पॉकेट की वैल्यू में डिफरेंस होता है हमेशा। जो डिडक्टेबल है वो हमेशा आउट ऑफ पॉकेट से कम होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जो डिडक्टेबल है वो हमेशा आउट ऑफ पॉकेट से कम होता है। क्यों? रीजन होता है उसका कि जो डिडक्टेबल है वो आउट ऑफ पॉकेट में इंक्लूड होता है। अगर डिडक्टेबल 1000 और आउट ऑफ पॉकेट $1200 है तो 1000 डिडक्टेबल आउट ऑफ पॉकेट में ऐड होएगा, और एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट की अमाउंट जो है वो $200 है। अब डिडक्टेबल आउट ऑफ पॉकेट में डिफरेंस क्या होता है? डिडक्टेबल एक फिक्स अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इंश्योरेंस आपकी कवरेज स्टार्ट करेगी। अगर आपने एक क्लेम लिया, आपने एक क्लेम प्रोसेस करवा दिया इंश्योरेंस से, तो वो अलाउड मारेगी कि डिडक्टेबल ये है, इतना तूने पे करना है, तो वो आपको पेशेंट को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो पे नहीं करेगा उसका डिडक्टेबल $1000 जब तक वो पे नहीं कर सकता, जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक इंश्योरेंस कवर स्टार्ट नहीं करेगी, ठीक है। कई इंश्योरेंस, कई आइटमें ऐसी होती है जो डिडक्टेबल मतलब अप्लाइड नहीं करती, उसमें डिडक्टेबल अप्लाइड नहीं होएगा, वो डायरेक्ट को इंश्योरेंस पे बचेगा। को इंश्योरेंस भी बताता हूँ क्या चीज़ होती है, पहले ये सीखो डिडक्टेबल और क्या होता है आउट ऑफ पॉकेट। डिडक्टेबल इंडिविजुअल भी होता है, फैमिली भी होता है, आउट ऑफ पॉकेट इंडिविजुअल भी होता है, फैमिली भी होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल और फैमिली चीज़ क्या है? अब जो पेशेंट है वो क्या पता अपने सिंगल के लिए प्लान ले, तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर उसने अपने पूरी फैमिली इंक्लूड करा रखी है तो वो फैमिली प्लान हो गया। तो इंडिविजुअल में डिडक्टेबल और फैमिली डिडक्टेबल अलग अलग चीज़ें होंगी, दोनों के अमाउंट में भी डिफरेंस होगा। कि इंडिविजुअल एक बंदे का अगर 1000 है तो पूरी फैमिली में अगर 4 बंदे, अगर सबका $1000 ही है तो 4000 हो गया, सिंपल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इंडिविजुअल एक, सिंगल, फैमिली 4 गुना, या 4 जो जितने भी बंदे हैं, मतलब एक से ज़्यादा होगा फैमिली, तो वो डिडक्टेबल की अमाउंट भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक होता है इसमें मैट और अक्यूमुलेट अमाउंट, इनका मतलब बस ये होता है कितना यूज करा उसने डिडक्टेबल, ये ध्यान रखना, उसने डिडक्टेबल कितना यूज करा है। सपोज इसने $50 यूज करा तो वो आपको बोलेगी $50। डिडक्टेबल रिमेनिंग कितना रह गया इस केस में? $950,
ठीक है, $950 रह गया। तो ये $950 भी जब तक वो पे नहीं करता, जब तक को इंश्योरेंस उसकी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, सेम एज इट इज़। आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है, उसकी पॉकेट की लिमिट के बाहर, जैसे उसकी पॉकेट अलाउ करती है $1000, डिडक्टेबल जो होती है उसकी पॉकेट होती है, $1000 अलाउड करा उसने कि $1000 उसने पे कर दिए। ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट अगर $1200 तो उसने अपने अगर आउट ऑफ पॉकेट भी मैट कर दिया, जैसे वो यूज करता गया इंश्योरेंस ने डिडक्टेबल लगाती करो $1000 तक पहुंच गई और उसने जीरो कर दिया, फिर को इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, को इंश्योरेंस बताता हूँ क्या होती है। फिर आउट ऑफ पॉकेट अगर भी उसने ये जीरो कर दिया, इसमें भी सेम है, डिडक्ट मैट अमाउंट होता है इंडिविजुअल का भी फैमिली का भी, कि उसने कितना यूज कर लिया डिडक्टेबल और आउट ऑफ पॉकेट। अगर ये भी उसने जीरो कर दिया, दोनों ये भी जीरो कर दिया उसने, ये भी जीरो कर दिया, तो इस केस में इंश्योरेंस 100% कवर करेगी। ये चीज़ ध्यान रखो, अगर ये चीज़ उसने दोनों जीरो कर दी तो इंश्योरेंस 100% रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, क्योंकि पेशेंट ने अपना आउट ऑफ पॉकेट भी जीरो कर दिया। तो फिर कोई भी क्लेम होगा, कुछ भी होगा, इंश्योरेंस 100% पे करेगी। वो पेशेंट पीआर पे नहीं मार सकती फिर, क्योंकि अगर उसने अपनी आउट ऑफ पॉकेट लिमिट भी ख़त्म कर दी है। फिर नेक्स्ट अब जो मैं बता रहा था कि को इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है। डिडक्टेबल जब मैट हो जाता है तब को इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाती है। को इंश्योरेंस रेशो होती है, ये जब पेशेंट पॉलिसी परचेज करता है ना, तो उस टाइम उसका जो सेल बंदा होता है, सेल वाला जो इसको पॉलिसी बेच रहा बताता है कि अगर डिडक्टेबल मैट हो गया, DDD लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, डिडक्टेबल मैट हो गया, जीरो कर दिया उसने, तो उसके बाद को इंश्योरेंस स्टार्ट होती है, जो रेशो होगी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको रेशो पता होगी क्या होती है। रेशो जैसे 70%, 80%, 90% और 100% तो तभी होती है जब आपकी पॉलिसी बहुत ही महंगी हो। ठीक है भैया, आपका आउट ऑफ पॉकेट मैट हो गया तो वो कहते हैं कि हम 100% कवर करेंगे। ठीक है, 70% जो सबसे ज़्यादा रेशो होते हैं, जो जैसे आपने कॉल करी इंश्योरेंस को, वो बोलिए 70%, उससे पूछने की लोड नहीं कि कौन पे करेगा, कि पेशेंट पे करेगा या 70% या इंश्योरेंस पे करेगी। जो बड़ी है ना अमाउंट, जो बड़ी रेशो है, वो हमेशा इंश्योरेंस पे करती है। उससे बार बार उसको कन्फ्यूज, जितना रैप को कन्फ्यूज करोगे उतना रैप आपको कन्फ्यूज करेगी। उससे जो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिल रही है पहले उसको लिख लो, बाद में डाउट हो तो एंड में उससे पूछो रैप से कि मेरे को ये डाउट है, ये दोनों चीज़ें क्लियर करते, बस बीच में मत बोलो उसके कि वो बोल रहे डिडक्टेबल और आपने वही क्वेश्चन मार दे, नहीं डिडक्टेबल मैटर बता दे, नहीं। जब वो एंड कर देगी अपना कि वो पूछेगी आपसे डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट एंड में बोलो कि भाई मेरे को को इंश्योरेंस मिस हो गया है, मेरे को डिडक्टेबल इंडिविजुअल का मिस हो गया, फैमिली का मिस हो गया, मेरे को ये बता दे, बस उसे उस टाइम पूछना एंड में। बीच में मत बोलो कि नहीं रुक जा पहले मेरे को ये बता, नहीं, वो चिढ़ भी जाएगी और आपको फिर गलत इन्फॉर्मेशन भी दे जाएगी। कोपे क्या होती है, कोपे मोस्ट ऑफ द केस में ना फिजिशियन के लिए यूज होता है। ये फिक्स अमाउंट होती है, $10, $20, $30, जब जितनी भी है, वो हर आइटम के ऊपर होते हैं कि आपने एक्सरे कराना है तो आपको $10 पे करने हैं, आपने इंजेक्शन लगवाना तो $15 पे करने हैं, आपने जब कंसल्ट करना है तो आपको $5 पे करने हैं। ऐसे वो फिक्स अमाउंट है, वो कुछ नहीं है। डीएमई पे भी कोपे पे अप्लाई होता है, डीएमई के केस में भी कोपे अप्लाई होता है। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस वेरी करेगा, ये कोपे आपका इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस वेरी करता है कि कोपे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कोपे को ये सब क्लियर हो गया कि डिडक्टेबल। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ ना तो मेरे को कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कर देना, तो मैं उसके लिए अलग से आपको बता दूंगा, या अपनी मेरे को मेल कर देना, मैं आपको उसके लिए अलग से आपको लिख के भेजूंगा कि कोपे क्या होती है। नॉर्मल एक फिक्स, अगर आपको कोपे की और डिटेल भी चाहिए कि कोपे क्यों अप्लाई होता है, इसका रीज़न क्या है, किस किस सर्विसेज में अप्लाई होगा, आप कौन से प्रोवाइडर पे काम कर रहे हो, क्या नेचर ऑफ प्रोवाइडर है, आप किस पे काम कर रहे हो, फिजिशियन पे काम कर रहे हो, लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। बट इंट्रो में नॉर्मल इतना ही कि कोपे एक फिक्स अमाउंट होती है जो आपको सर्विस टू सर्विस वेरी करेगी। आप एक्सरे करवा रहे हो, आप इंसुलिन लेने आए हो, आप ट्रीटमेंट देने आए हो, या आप कंसल्ट करने आए हो जस्ट, तो वो कोपे सर्विस के ऊपर वेरी करता है, बस और नहीं कुछ होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ऑथराइजेशन। कि ऑथराइजेशन क्या चीज़ होती है। ऑथराइजेशन का मतलब बस एक नॉर्मल चीज़ ध्यान में रखो, डॉक्स ऑन फाइल, कुछ मतलब और नहीं याद रखने की लोड है कि ऑथराइजेशन चीज़ क्या होती है। आप ऑथराइजेशन में काम कर रहे हो तो ऑथराइजेशन चीज़ है क्या, डॉक्स ऑन फाइल है ऑथराइजेशन का मतलब, सीधी सी बात है। ठीक है, ज़्यादा अभी खज्जल होने की लोड नहीं अगर आपका स्टार्टिंग पीरियड है तो।
ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट ऑन फाइल। कई आइटमें ऐसी होती हैं जैसे इंश्योरेंस को लगता है कि आप अननेसेसरी बिल कर रहे हो या ये महंगी आइटम है, तो आप इंश्योरेंस क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट मांगती है उससे। जब आप उससे पूछोगे ना कि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, जैसे व्हील चेयर है, कि आपने पूछ लिया कि भाई वो तो ठीक है, बेनिफिट ले लिया, एलिजिबिलिटी ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि द आइटम डज रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन और नॉट, बस उसने आपको ये बोलेगी हाँ रिक्वायर्ड है, नहीं बोलेगी नहीं। ऑथराइजेशन पे कभी भरोसा मत करना रैप पे। अगर रैप कह रही नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं कह दो कोई बात नहीं, ठीक है नहीं रिक्वायर्ड है, मेरे को ऑथराइजेशन का नंबर दे दे या फैक्स नंबर दे दे, आप ऑथराइजेशन सबमिट मार दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नो ऑथ का लेटर आ जाएगा, बट आप पे प्रूफ आ जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट के लिए इस आइटम के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि इन केस फ्यूचर में उस क्लेम पे आपके वेरीफाई करे हुए क्लेम में डिनाइल आ गया, तो प्रोवाइडर तो आपको भेज देगा ना चक्के, लो भी इस पे ऑथराइजेशन का डिनाइल कैसे होगा। कई प्रोवाइडर एड़े होते हैं, उनको पता नहीं लगता कि इंश्योरेंस क्या फॉलो करे क्या नहीं फॉलो, वो आप पे ही लगा देंगे भेजो, अब इसका क्या मतलब है। तो आपको वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना कि अगर आप उस टाइम ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट कर देते, तो अगर नो लेटर आ जाता तो आप डायरेक्ट रिवर्ट मेल मार दे कि चक नो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो हमेशा ऑथराइजेशन के केस में आपने क्या करना है, अगर आप प्रूफ मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, प्रूफ जरूर लो, उससे नोट का लेटर लो या उससे वेबसाइट लो कि हम कहाँ चेक करें, कि वेबसाइट का एड्रेस दे, कि मुझे कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट दे। कई इंश्योरेंस नहीं देती, डायरेक्ट मना करते कि हम नहीं देंगे, कि कहते कि नहीं हमारे पास है ही नहीं, ना ही रेफरेंस नंबर, नाम नूम दे देंगे बस कि मेरा नाम ये है, एली उली जो भी नाम है उनका वो दे देंगे कि भैया चक्को नो ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन नहीं, आपने हमेशा उससे प्रूफ मांगना कि मेरे को होता है। अगर वो कहते नहीं क्या ठीक है मेरे को जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है किस आइटम पे, वो आइटम दे दो उसको कि भाई इस आइटम के लिए मेरे को ऑथराइजेशन चाहिए, वो कहेगी हाँ रिक्वायर्ड है, तो ठीक है क्या दे, आप फैक्स नंबर या डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर दे, तो उसको मजबूरन देना ही पड़ेगा। वहाँ रिक्वेस्ट मारो ऑथ, रिटर्न लेटर आएगा 1-2 दिन के अंदर। अगर नो ऑथ का रिक्वायर्ड है ना, अगर किसी आइटम पे नो ऑथ है तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर लेटर आ जाता है नो ऑथ के लिए, उसमें अपना फैक्स नंबर मेंशन करके भेजो उसको, नो ऑथ का लेटर आएगा, अपने डॉक्यूमेंट में अपलोड मारो या प्रोवाइडर को सबमिट मारो, आपको कुछ अपने ऊपर रिस्क लेने की लोड ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ वेरीफाई होगी कि आपने एलिजिबिलिटी वेरीफाई कर ली, ऑथराइजेशन वेरीफाई कर ली, बेनिफिट वेरीफाई कर लिए। कई चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ कई इंश्योरेंसेस बोलते हैं डीएमई कवर्ड है, बट आपने क्या पूछना है कि ठीक है ओके डीएमई कवर्ड है, बट ये स्पेसिफिक डीएमई कवर्ड है कि नहीं। ध्यान रखना, एक्सक्लूजन बहुत होते हैं डीएमई के अंदर, या आप फिजिशियन काम कर रहे तो फिजिशियन के अंदर एक्सक्लूजन बहुत होते हैं, आपको पता भी लगेगा वो कब बोल गई कि एक्सक्लूड है। ये तो एक्सक्लूड का मतलब अगर नॉर्मल है कि वो आइटम कवर्ड नहीं है, एक्सक्लूड है मतलब बाहर है, तो हमेशा पूछना। अगर वो कहते हैं डीएमई कवर्ड है, ठीक है ओके थैंक यू, तो डीएमई में ये आइटम एक्सक्लूड तो नहीं है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, तो वो आपको चेक करके वो ही बताएगी, वो चीज़ ज़रूर पूछना। कई क्लेम प्रोसेस होने के बाद पता लगता है कि स्पेसिफिक ये आइटम डीएमई कवर्ड ही नहीं है, डीएमई तो कवर्ड है बट ये आइटम कवर्ड नहीं है, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन वेरीफाई कर ली, अगर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो विद इन 7 to 14 डेज, 14 डेज मैक्सिमम होते हैं, 14 दिन आपको ऑथराइजेशन का रिस्पॉन्स आएगा। ऑथराइजेशन में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है या एक डॉक्यूमेंट नंबर, कुछ भी बोल लो उसको, एक नंबर दिया जाता है बस, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ाबे में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, ठीक। वो इंश्योरेंस अपना अपना है, उनका क्या क्या गाइडलाइन है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। जो भी नंबर होगा आपने वो चक के अपने ऑथराइजेशन बॉक्स में डाल देना। एक पा फॉर्म होता है एक जिस पे क्लेम जाते हैं हेल्थ केयर, और उसके हेल्थ केयर प्रोफेशनल के क्लेम जाते हैं एक पास CMS 1500 फॉर्म पे, मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद बिलिंग का बताऊँगा। एक पास 1500 से CMS फॉर्म, ये देखो ये मैंने सर्च भी कर दिया, एग्जाम्पल हुआ इधर, ठीक है। ये एक क्लेम फॉर्म है, ये सैंपल है, ये प्रिंट पे जब क्लेम जाएगा तो इस फॉर्मेट पे जाएगा, ये ध्यान रखना। इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई फॉर्मेट और यूज करा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हर बॉक्स चीज़ है इसमें, ये समझाऊंगा, इसके लिए मैं प्रॉपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, HIPAA 1500 के लिए कैसे फिल होता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसको ज़रूरी हैं। बस नॉर्मल अभी ध्यान रखो कि इस फॉर्म के ऊपर क्लेम जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद सब कुछ वेरीफाई कर लिया, ऑथ नंबर वगैरह आपने एंटर कर दिया सब कुछ, उसके बाद बिलिंग हो जाएगी। बिलिंग मतलब क्लेम सेंड कर देंगे इंश्योरेंस को, सेंड टू इंश्योरेंस। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी तो कोई ना, बट
आपको इंट्रो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई पूछेगा ना मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग क्या होती है, तो देसी तरीके में भी समझा सकते हो कि कोडिंग ये होती है। ठीक है, बिलिंग चला गया, सेंड टू इंश्योरेंस चला गया, क्लेम बिल कर दिया आपने, इंश्योरेंस पे गया। 30 से 45 दिन या 60 दिन मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 60 दिन लगते हैं क्लेम बिल होने के लिए। ठीक है, अभी इनके बीच में बहुत चीज़ें हैं, वो बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद होती है पोस्टिंग। अब वो चाहे डिनाइल की पोस्टिंग हो चाहे पेमेंट पोस्टिंग हो, बिलिंग के बाद आपको एक रेमिटेंस व्यूअर, जो मैंने बताया था आपको, एक लेटर आता है इंश्योरेंस का, उसके अंदर वो डिनाइल है, पेड है, डिडक्टेबल पे है, जो भी है वो पोस्टिंग हो जाएगी। अगर वो क्लेम पेड है तो अकाउंट क्लोज, इनवॉइस क्लोज, ख़त्म। अगर डिनाइल है तो डिनाइल मैनेजमेंट या एआर मैनेजमेंट या एआर डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पेशेंट पे बैलेंस गिर जाएगा, तो आपको जैसे जो पेशेंट कलेक्शन पे काम करते हैं उनका काम स्टार्ट होता है कि आप पेशेंट से पेमेंट कलेक्ट करनी है। अगर डिनाइल है तो आपको एआर डिपार्टमेंट डिनाइल स्टार्ट हो जाएगा। डिनाइल के ऊपर अलग से, हर डिनाइल के ऊपर आपको चीज़ बताऊंगा, हर डिनाइल कैसे सॉल्व करना है, मेडिकेयर का डिनाइल कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी अगर अभी क्वेश्चन, क्योंकि मैं जान लूँगा स्टेप वाइज, अगर आपको अलग से कोई क्वेश्चन पूछना तो मेरे को मेल कर दो, मेल डिस्क्रिप्शन में भी और अबाउट में मिल जाएगा, मेल कर दो, मैं क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दूंगा विद इन 1 डेज या 2 डेज़, क्योंकि मेरी भी नाइट शिफ्ट है, तो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं ज़रूर रिस्पॉन्स मार दूँगा। ठीक है, बस एयर डिनाइल के अंदर बहुत सारे डिनाइल, बहुत टाइप के 2-3 डिनाइल बता देता हूँ। पॉलिसी टर्म, जो डेट ऑफ सर्विस आपने बिल करी है उस पर पॉलिसी टर्म होगी। जैसे सपोज आपने 8/8/2023 बिल मार दी, तो अगर उस डेट पे पॉलिसी एक्टिव ही नहीं है, जैसे वेरिफिकेशन ने अगर गलती कर दी ना, तो क्लेम तो डिनाइल होना ही होना है। 8/8/2023 बिल मार दी, और यूएस का एक फॉर्मेट है, पहले मंथ होता है फिर डेट होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो पहले नंबर लिखा हुआ होगा वो मंथ होगा, फिर डेट होगा, फिर ईयर। अब जैसे मैंने 8/8/2023 लिखा है, तो ये है अगस्त 8/2023, यहीं मैं 13 लिख दूँ तो अगस्त 13 बन जाएगा। ठीक है, तो वो अगर डिनाइल मार दी, पॉलिसी एक्टिव नहीं थी, डिनाइल कर दिया उसने, ठीक है, पॉलिसी टर्म करते तो आपको फिर से दोबारा न्यू पॉलिसी लेनी है, पेशेंट को कॉलिंग करनी है, जो भी पेशेंट कॉलिंग का काम करता है उसको देखना है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट मॉडिफायर गलत है, मॉडिफायर क्या चीज़ें होती है, सब चीज़ें धीरे धीरे, डोंट वरी, सब बताऊंगा। ऑथराइजेशन नहीं लिए, ऑथराइजेशन गलत ली है, जैसे नॉन कवर्ड सर्विस आ गया कि डीएमई तो कवर्ड था बट व्हील चेयर कवर्ड नहीं था, अगर आपने वेरिफिकेशन में नहीं पूछा तो उसका नॉन कवर्ड का डिनाइल आ जाएगा। ठीक है, ये डिनाइल सॉल्व करने होते हैं, डिनाइल हर चीज़ क्लियर करूँगा अभी धीरे धीरे, डोंट वरी, अभी जस्ट इंट्रो है आज की वीडियो में। पेशेंट कलेक्शन, अगर सपोज डिनाइल ओके था, सब कुछ पेमेंट आ गई, पेशेंट बैलेंस गिर गया, तो उसके बाद पेशेंट कलेक्शन का काम होता है। जो पेशेंट कलेक्शन में काम करते हैं वो पेशेंट को कॉल करेंगे, उनको बताते हैं कि भाई आपका बिल इतना पेंडिंग पड़ा है हमारे ऑफिस के साथ, या जो भी है। अगर वो बिल पे कर देते हैं विद इन 60 डेज़ उनको बिल पेमेंट करनी होती है। जैसे अगर प्रोवाइडर ने अगस्त की डेट ऑफ सर्विस मिड नवंबर में प्रोसेस करती है, क्योंकि एक लेटर प्रोवाइडर को आता है जिसने क्लेम बिल करा है, और एक लेटर पेशेंट को जाता है, क्योंकि प्रोवाइडर ज़्यादा बिल ना कर दे, या पेशेंट को ही प्रूफ चाहिए कि मेरे को इस डेट ऑफ सर्विस पे इतनी अमाउंट पे करनी है प्रोवाइडर को, तो एक लेटर इंश्योरेंस को, एक लेटर पेशेंट को जाएगा। तो पेशेंट पे इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरे को इतना अमाउंट पे करना है या इतना है, तो बस जो पेशेंट अगर वो विद इन 60 डेज नहीं पे करता, तो वो एक उनकी वहाँ की एजेंसीज होती है, जो रिकवरी एजेंसीज होती है ना इंडिया में, हाथ पैर तोड़ के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ऐसे उनके वहाँ भी होते हैं, बट वो हाथ पैर नहीं तोड़ते, वो लेटर, लीगल लेटर इशू करते हैं, एक लेटर इशू करते हैं, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर नहीं होता, देन वो कोर्ट में उनको प्रेजेंट होना पड़ता है, फिर उनका केस अलग सिस्टम है, वो एंड में बताऊंगा कि पेशेंट जब कलेक्शन के लिए बताऊंगा, तो जब उसकी वीडियो बनाऊंगा तो पेशेंट कलेक्शन का भी बताऊंगा मैं कैसे काम करूँ। ठीक है, तो ये है आपकी मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। अगर वीडियो मस्त लगी है तो शेयर ज़रूर कर लो, जिसको आपको लगता है कि इसको कम नॉलेज है या जो भी है। कम नॉलेज तो क्या होता है, जब आप काम करोगे ना, तो आपको, जब आप काम में स्वाद लोगे तो आपको नॉलेज आनी ही आनी है। मैंने भी बीकॉम करी थी, मैंने भी सोचा था कॉमर्स से रिलेटेड स्टार्ट करूँगा अपना, बट जब मैंने मेडिकल बिलिंग कोडिंग में एंटर हुआ, इससे बढ़िया चीज़ नहीं लगी मुझे। मस्त चीज़ है ये, बहुत मज़ेदार चीज़ है, अंधा धुंध नॉलेज है इसके अंदर, कभी ख़त्म ना होने वाली नॉलेज है ये चीज़। ठीक है, तो अब इन्जॉय करो वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दो,
बाकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डालूंगा। और कोई क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप आगे कुछ पूछना चाहते हो कि मेरे पे ये डिनाइल है, मेरे पे सिनेरियो, ईमेल कर दो, डोंट वरी। आप सबसे बड़ी चीज़ ये पता होनी चाहिए, अगर आप हेल्थ केयर में काम करो, पेशेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को मत भेजना कभी भी, मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट बहुत ही वो होती है चीज़, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है आपकी। पेशेंट से रिलेटेड इन्फो भेजने की लोड नहीं है, डायरेक्ट डिनाइल भेजो, किस इंश्योरेंस का डिनाइल है, कौन सा कोड है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप क्लेम पेमेंट ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, या क्या काम कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो। ठीक है, राम राम भाई सभी को, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।